अगर सरकार हमारी पीढ़ी को देखना चाहती है तो विद्यालय खुलवा देती, विद्यालय क्यों नहीं खुलवाए? इस जगह से आप सरकार की मंशा समझ सकते हैं। आज हम इस लक्ष्य संगठन के माध्यम से अपने सभी बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप आज यहाँ से एक बात सीख कर जाएं कि हमें अपने भविष्य का लक्ष्य बनाना है। सभी लोग ये जरूर सोचें कि हमें क्या बनना है। इसी उद्देश्य के साथ आप यहाँ से जाएंगे। इंसान के जीवन में मूलतः 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, इसी तीनों चीजों में आदमी पूरे जीवन लगा रहता है। हम कह रहे हैं आप इन 3 चीजों पर ध्यान ना दीजिए, केवल आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आपको मुफ्त मिलेंगी, इसकी कोई आप चिंता न करें। तीनों चीजें आपको मुफ्त मिलती हैं, केवल आप शिक्षित होइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, सही करो, बस छोड़ दो। बहुत ही सुंदर उद्बोधन लक्ष्य जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय शिव स्वरूप लोधी जी का, हमारे बीच औरैया जनपद के जिला अध्यक्ष बड़े भैया अनुराग राजपूत जी भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया वो आए और अपने आशीर्वचनों से बच्चों को अभिषेचित करें। धन्यवाद संचालक जी। सबसे पहले मैं यहाँ अपने समाज के सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ तथा आए हुए यहाँ सभी अतिथियों का प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब बहुत लोग हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूँ लक्ष्य में, और बहुत लोग बताने के लिए, तो बस यहाँ रिदौदी लक्ष्य टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे यहाँ बुलाया मंच पे, और इसी के बाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया अनुराग राजपूत जी। हमारे बीच जिला अध्यक्ष लखनऊ परम आदरणीय संजीव कुमार लोधी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे सदर अनुरोध करता हूं कृपया वो मंच पर आए और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, मातृशक्तियों, इसी श्रृंखला में कुछ परिवर्तन। लक्ष्य जिला अध्यक्ष उन्नाव आदरणीय राम प्रकाश लोधी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बच्चों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय राम प्रकाश लोधी जी। सर्वप्रथम अपने महापुरुषों को याद करते हुए, नमन करते हुए, और राष्ट्रीय संयोजक कमिश्नर साहब का वंदन करते हुए, मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। इस शिक्षा से ही हम सब आगे बढ़े हैं, बढ़ सकते हैं, यही एक रास्ता है। और हम जनपद उन्नाव से हैं, हमारे यहाँ तो सांसद भी अपने सजाती हैं, लेकिन अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि एक भी व्यक्त जो करना चाहिए था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं और शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हम लोग संकल्प लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आप इतनी दूर से पधारे, हमारे बच्चों को, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच लक्ष्य के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय संजय कुमार लोधी जी भी उपस्थित आ चुके हैं।
मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपने उद्बोधन में आशीर्वचन स्वरूप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय संजय कुमार लोधी जी, स्वागत, तालियों से जोरदार स्वागत करी गई है। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय भाई साहब अमरपाल सिंह जी IRS, भारत सरकार का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, महारानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्मादेव लोधी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो लक्ष्य का कार्यक्रम है आयोजित किया गया है, ये खास करके जो यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे, उनके संबंध में आयोजित किया गया है कि हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हों, कैसे आगे बढ़ें। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अमरपाल जी ने यहाँ ये कार्यक्रम इसके पहले रखा था। इसके पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके परिणाम की घोषणा के बाद आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। भाइयों, हमारे समाज को जो आवश्यकता है वो सर्वप्रथम शिक्षा की है। हमें ज्ञान कहाँ से अर्जित हो, वो ज्ञान हमारे काम का हो। हमें वो किताबें पढ़नी है जो हमारे भविष्य को सुधारने के काम में आ सके। हमें वो ज्ञान अर्जित करना है जिससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी जिससे हमारी जीविका चल सकती हो, उस क्षेत्र में हमको उसका लाभ प्राप्त हो सके। हमें आप लोगों से कितने लोग बहुत सारे धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, पाखंड करते हैं, लेकिन उन किताबों से कितने लोग इंजीनियर बनते हैं, कितने लोग आप ये समझ लीजिए उससे एक प्यून की भी नौकरी नहीं मिलती है। तो हमें ऐसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने धर्म ग्रंथ को समझना पड़ेगा। हमारा धर्म ग्रंथ है क्या? हमारा धर्म ग्रंथ है हमारा संविधान, क्योंकि हम जहाँ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये भी हमको जो अधिकार मिलता है हमारे संविधान से मिलता है। हमें नेता बनने का, हमें नौकरी करने का, हमें एक जगह इकट्ठे होने का, रहने का, अपना व्यवसाय करने का, शिक्षित होने का, चिकित्सा का, ये सारे अधिकार हमको संविधान से मिलते हैं। जितने यहाँ पर लोग इकट्ठा है संविधान के बारे में अवश्य जानते होंगे। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक संविधान की किताब अवश्य रखें, जिससे आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके और अपने अधिकारों को सरकार से छीन सके। वरना सरकारें आपके संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीनने के लिए आमादा है और अपने अपने घरों को, अपने अपने बच्चों को, अपने परिवारों के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां आपकी संपत्ति से अर्जित कर रहे हैं। तो मेरा यह अनुरोध है कि हमें वो ज्ञान अर्जित करना है जिससे हमारे बच्चे IAS, PCS, PPS अन्य सेवाओं में जाएं। और यहाँ पर आवश्यक राजनेता बनने के लिए भी आपको संविधान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो मेरा जो नेता बनने के लिए बहुत उत्सुक है, उनसे भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक संविधान के बारे में जाने, क्योंकि नेता बनने का सौभाग्य भी उनको संविधान से ही मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से आग्रह करता हूँ, खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनका सही मार्गदर्शन करें। आपका संजीव कुमार लोधी, लखनऊ। लक्ष्य जिलाध्यक्ष अधिवक्ता जो समाज का होता है, बहुत ही जागरूक व्यक्ति होता है और लक्ष्य के जिलाध्यक्ष हैं, हमारी राजधानी लखनऊ से चल के आए हुए हैं। जो आदरणीय संजय लोधी जी ने आपको भी बताया है कि अगर अपना हक अधिकार पाना है, सम्मान पाना है, तो शिक्षा जरूरी है। बहुत अच्छी बातें बताई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सुना होगा, इसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच कवि श्री हेमंत लोधी जी भी उपस्थित हैं, जो अमेठी से चलकर आए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया वो मंच पर आए। महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बच्चों को
उनकी भविष्य की रूपरेखा के बारे में बताएं। आदरणीय कवि हेमंत लोधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समाज के महाप्रभु पुरुषों को नमन करता हूँ। आज हम लोग महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके चरणों में। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कमिश्नर साहब अमरपाल लोधी जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लक्ष्य रुदौली जो टीम है ना, उसकी सक्रियता देश से बाहर तक पहुंच चुकी है। मुझे ये चीज मिलती, बड़े बधाई के पात्र हैं आप लोग। और इस कार्यक्रम को इस तरह से सजाने के लिए आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सबने सहयोग किया है, सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत सारी बातें अभी हमारे वक्ताओं ने कही, मुझे लगता है जो शिक्षा पर कहा, मैं एक दोहे में ऐसे उसको बता सकता हूँ कि ज्ञान बिना कुछ भी नहीं इस जीवन का सार, ज्ञान बिना कुछ भी नहीं इस जीवन का सार, शिक्षा ही है जगत में उन्नति का आधार, शिक्षा ही है जगत में उन्नति का आधार। मेरे भाइयों, ज्ञान क्या है? हम ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयंसेवक कृपया जो बच्चे ठहरे उनको बैठाएं। हम अपने से उम्र से छोटे से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा की अलग लगाने के लिए ये घर घर गांव गांव जो कमिश्नर साहब जा रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, सच्चाई ये है, मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव ये है कि सर से मिलने के लिए बहुत सारे लोग भारत में और भारत के बाहर प्रतीक्षारत हैं। और आप लोगों का, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम साथ बैठे हुए हैं। तो एक बार सर के अभिनंदन में जोरदार हाथ उठाकर तालियां हो। गुरु का सम्मान करना। और शिक्षा पर अभी सर बहुत कुछ बताएंगे, अभी वरिष्ठ जो है सदस्य बैठे हुए हैं जो अपने अपनी बात रखेंगे। मैं बच्चों को एक बात अपने अनुभव से बताना चाहूंगा, अभी बहुत सारी चीजें शिक्षा के बारे में बताएंगे कि किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा यानी किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आप अगर चलते हैं तो सच्चे मन से लगन के साथ बढ़ें। एक चीज सिर्फ मैं बताना चाहूंगा जो मैंने अनुभव किया और शायद सभी ने अनुभव किया होगा, यदि आप उस पर ध्यान देंगे। आप कोई भी कार्य करें और फिर सिर्फ अपने आप से पूछें अकेले में, क्या ये सही है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही कार्य आप कर रहे हैं? अगर अंदर से आवाज आती है कि ये सही कार्य है, तो फिर वो सही कार्य है। इसके बाद क्या चीज है कि इस जगत में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भगवान को भी आने के लिए जिस एक शक्ति की जरूरत पड़ी है, वो है माँ। इस ब्रह्मांड का महानतम पद जो कि माँ है, अगर मेरी माँ को मेरी वजह से एक क्षण के लिए भी कष्ट हुआ तो हम पूरी दुनिया जीत कर भी कुछ नहीं है, शून्य है। यदि हमने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाया, सर ने अभी बताया, मैंने पिछली बार जब आया था मैंने बोला था, मैंने महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी पर एक खंड काव्य लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े साहस के साथ कि वो खंड काव्य मैंने पूरा कर लिया है। इसी सिलसिले में मैं मुंबई गया था, कल ही मैं वहां था मुंबई में। तो जब मैंने अपना स्टेटस लगाया, उसमें लिखा कि जो है खंड काव्य का, मैं कुछ काम से मुंबई में गया था, वो पूर्ण हो गया, बहुत अच्छे से मीटिंग हुई, कुछ शुभकामनाएं लेनी थी। उसमें नीचे मैंने हैशटैग लिख दिया लक्ष्य टीम रुदौली और आज की डेट। तो मेरे पास कई फोन आए जो कि अदर समाज के थे और वो लोग जानना चाहते हैं ये लक्ष्य क्या है। बहुत दूर दूर तक लक्ष्य पहुंच गया है। अभी मैं बताना चाहूँ कि जैसा कि थोड़ा करेक्शन चाहूंगा, एक नाम मैंने दिया था चिंटू कुमार, बिहार से आए हुए हैं, खड़े हो जाए भाई साहब। चिंटू कुमार जी हैं, बिहार से आए हुए हैं, सर के इतने बड़े फैन हैं, मुझसे संपर्क किया कि मुझे मिलवाइए। मैंने जो है बताया इनको, तो आज वो बिहार से चल के यहाँ पे आए सर से मिलने के लिए। ये चीज है, सर जो कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है, हमारे समाज को ही नहीं, हमारे राष्ट्र को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की। जो तो मैं कह रहा था कि मैंने उस खंड काव्य में
एक माँ के लिए और एक पिता के लिए मुक्तक लिखा है। माँ का जो मैंने माना है कि सर्वोच्च पद है सृष्टि में, और उस माँ के पद को प्राप्त करने के लिए एक स्त्री के लिए आवश्यक होता है वो एक व्यक्तित्व होता है जो पिता होता है। तो मैं एक मुक्तक मैंने माँ को समर्पित किया है। मेरी माँ प्रत्यक्ष रूप में आज हमारे साथ नहीं है, मैं दुनिया की सारी माताओं को समर्पित करता हूँ कि माँ से ही संभव होता है सृष्टि में प्रथम क्रंदन करना। जो पहली बार बच्चा रोता है ना, तो वो रो रहा होता है, लेकिन खुशी कितनी होती है परिवार वालों की। और जो प्रथम क्रंदन होता है वो भगवान को भी उस प्रथम क्रंदन के लिए जिस शक्ति के सामने याचना करनी पड़ती है वो शक्ति है माँ। कि माँ से ही संभव होता है सृष्टि में प्रथम क्रंदन करना। माँ की पावन रज धूली से निज मस्तक पर चंदन करना। है अटल सत्य इस दुनिया का अस्तित्व मात्र से संभव है। माँ के अभाव में व्यर्थ लगे सांसों का स्पंदन करना। माँ के अभाव में व्यर्थ लगे सांसों का स्पंदन करना। मैं माँ अवंतीबाई को नमन करता हूँ और मैं उन माँओं को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र जाए, जिन्होंने अपने अपने रास्ते पर चलकर बड़े आयाम स्थापित किए। मैंने अपने पिताजी को यूं नमन किया। आप देखें, आप मुक्तक अपना समझे उसको कि हे तात मेरे तुम ईश तुम्हारा नित नित वंदन करते हैं। हे तात मेरे तुम ईश तुम्हारा नित नित वंदन करते हैं। जैसे दशरथ का पद वंदन प्रतिदिन रघुनंदन करते हैं। आशीष तुम्हारा शीशधार शुभ सत्कर्मों में रत रहकर श्वासों का पुंज मिला तुमसे तुमको ही अर्पण करते हैं। श्वासों का पुंज मिला तुमसे तुमको ही अर्पण करते हैं। आप लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने मेरा स्टेटस कल का देखा होगा, मैंने एक पंक्ति लिखी थी, मैंने सर के लिए लिखा है। शब्द मेरे हैं, वो भाव ये है कि ऐसा व्यक्तित्व जब उन्होंने प्रयास किया तो भारत की सर्वोच्च सेवा में पहुंचे। और उन्होंने वहां से, जब लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग आए होंगे या नहीं आ पाए होंगे, वो कहेंगे समय नहीं मिला था। तब उन्होंने गांव गांव जाकर जाने के लिए समय निकाला। वो इस सेवा में हैं जहां पर बैठकर पूरे देश को देखा जाता है और लोग यहाँ पर बैठे सोचते हैं कि हमको समय नहीं मिला। तब मैंने उनके लिए लिखा कि दिल अगर छोटा है तो हर आसियां छोटा पड़ेगा। अगर आप दिल से हमें अपने घर बुलाएंगे तो झोपड़ी और छोटी जगह ये चीज नहीं होती है। दिल अगर छोटा है तो हर आसियां छोटा पड़ेगा। शहर क्या है, शहर क्या है, घर क्या है, ये जहां छोटा पड़ेगा। और फड़फड़ाते जो परिंदे जाके उनको बोल दो, फड़फड़ाते जो परिंदे जाके उनको बोल दो। हम उड़ेंगे जब कभी तो आसमां छोटा पड़ेगा। हम उड़ेंगे जब कभी तो आसमां छोटा पड़ेगा। बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं समझता हूं कि स्वागत के कार्यक्रम में आप लोगों ने समय थोड़ा ज्यादा दे दिया है और हमें वरिष्ठ लोगों को सुनना है। आप सभी सबका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः लक्ष्य टीम रुदौली को मैं बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि लक्ष्य टीम रुदौली ने जो आयोजन किया है, आसपास के जिलों में हम लोग मिलकर पहल करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ के अमेठी, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, वहाँ पर लोग चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हो, सर आए, हम लोग जा के वहाँ संपर्क करेंगे और हम आपके साथ हैं। फिर सर से समझ लेंगे। तो हम चाहते हैं इस मुहिम को इस तरह से आगे जो है बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माँ के अभाव में व्यर्थ लगे सांसों का स्पंदन करना, बहुत ही बढ़िया रचना आदरणीय कवि हेमंत कुमार लोधी जी द्वारा अभी आपके द्वारा अपने उद्बोधन में माँ की जो भूमिका हमारे जीवन में है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण वर्णन अपने शब्दों की माला के द्वारा किया गया। मैं आदरणीय कवि हेमंत जी का
बहुत ही हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे एक छोटे से बुलावे पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आए। इसी श्रृंखला में मैं लखनऊ से चलकर आई माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में समाज के लिए, इस देश के लिए कार्यरत परम आदरणीय सुश्री लक्ष्मी देवी जी को आवाज देता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वह यहाँ उपस्थित मातृशक्तियों को कुछ बताते हुए कुल गौरव महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय लक्ष्मी देवी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी अवंतीबाई लोधी को नमन, स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन, स्वामी केशवानंद भारती जी को नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सब में श्रोता बनकर सुन रहा है। प्यारे साथियों, आज इस लक्ष्य कैरियर शैक्षिक गाइडेंस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में माननीय मुख्य अतिथि अमरपाल सर, भारत सरकार ज्वाइंट कमिश्नर तथा साथ में आए हुए अतिथिगण, उपस्थित भाई बहन माताओं व बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं लक्ष्मी लोधी एडवोकेट हाई कोर्ट आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के निवेदन में सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और अपने बच्चों को अच्छे रास्ते तक ले जाने का प्रयास करिए। पढ़ाई का एक जो स्तर है, आप लोग इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन पढ़ाने के बाद उन्हें एक मार्गदर्शन दीजिए ताकि वो आगे चल के प्रोफेसर, वकील और डॉक्टर ऐसे तमाम सारे प्रोफेशन में अपनी अहम भूमिका निभाएं और भागीदारी लें। और मैं तो बाकी का हाई कोर्ट में हूँ, जो भी हमारे लायक सेवा हो आप अपना बताइए, मैं तो हूँ ही। और मैं रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबके समक्ष रानी अवंतीबाई की चंद लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ। दुर्गा जैसी उत्तरी रण में रखा देश का पानी, दुर्गा जैसी उत्तरी रण में रखा देश का पानी, जीवन भर वह रही जूझती, हार कभी ना मानी। 1857 की यह बात पुरानी है, रानी खास रामगढ़ वाली खूब लड़ी मर्दानी है। लोधी अंश वंश की गरिमा, लोधी अंश वंश की गरिमा, रिपु दल विकराला सी, अंग्रेजी शासन पे हरदम बनी प्रचंड ज्वाला सी।
कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी देवी राजपूत जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन। हमारे बीच राघवेंद्र सिंह जो जीवन दरियाबाद से चलकर आए हैं, श्री राम अछेवर लोधी पूर्व प्रधान, राजकुमार लोधी ग्राम धोरारा, इनके द्वारा भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यदि रायबरेली, अमेठी, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और बाराबंकी इन जनपदों से लक्ष्य टीम से अगर कोई भी सदस्य या पदाधिकारी हमारे बीच यदि उपस्थित है और मंच के माध्यम से अपना संदेश देना चाहता है तो कृपया वो मंच पर आए या हमारे समिति के पदाधिकारी गणों को इस बाबत सूचना दें। पुनः दोहराना चाहूंगा, लक्ष्य रायबरेली, अमेठी, सिद्धार्थनगर, सीतापुर व बाराबंकी। हमारे बीच सत्यदेव राजपूत जी एडवोकेट जो रायबरेली से चलकर आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच आएं और आशीर्वचन स्वरूप बच्चों को उत्साहवर्धन करते हुए मां अवंती को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद संचालक महोदय। समाज के कुल गौरव महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके दिशा निर्देशन में संचालन में लक्ष्य तक कैरियर शैक्षिक गाइडेंस कार्यक्रम जगह जगह देश में आयोजित हो रहा है। पहली बार मुखातिब होने का अवसर मिला है माननीय श्री अमरपाल लोधी जी IAS, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रही है। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम यहाँ है, मेरे पिता तुल्य श्री रामेश्वर लोधी जी पूर्व प्रधान जी ने फोन किया। मैंने कहा साथ में चलूंगा और रायबरेली से हमारे साथ डॉक्टर कमलेश कुमार लोधी जी, संजय लोधी जी और मैडम जी, सभी लोग रायबरेली से करीब 10-12 लोग हम लोग आए और यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ लक्ष्य टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ आयोजित करके 5 पड़ोस के समस्त जिलों में लक्ष्य के प्रति लोगों में एक आशा की नई किरण जागृत की है, जो आसपास के जिलों में इसका प्रसार होगा। मैं तो ज्यादा न बोलते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस पावन धरती पर आना मेरा अपना सौभाग्य है, आप सबसे मिलना मेरा सौभाग्य है। लेकिन माननीय जी, आप हमारे बीच आए हैं चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को निरंतर और उत्तरोत्तर अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन का एक घटनाक्रम 1 मिनट में मैं बता देना चाहता हूँ। जब मैं लखनऊ में BA में एडमिशन के लिए गया और वहाँ लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का फॉर्म भरा, तो वहीं आसपास के लोगों ने मेरा इतना उपहास उड़ाया, कहा कि ये गांव से पढ़कर आए हैं, ये लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। उसी जगह से उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने ठाना कि मुझे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से ही ग्रेजुएशन करना है और उसके पश्चात अपनी PG और ला की पूरी शिक्षा मैंने लखनऊ से प्राप्त की। साथियों, समस्त हमारे जितने अभिभावक हैं, सबसे विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन है कि केवल बच्चे की एडमिशन करा देना, पैसा दे देना, उसे कपड़े मुहैया करा देना, ये हमारा आपका लक्ष्य नहीं है।
हमारा लक्ष्य है बच्चे को सही दिशा निर्देश देते रहना और बच्चे की भावनाओं को समझते हुए जिस दिशा में वो जाना चाहता है उस दिशा में उसे प्रेरणा प्रदान करते रहना और उस दिशा में उसे सदैव प्रोत्साहित करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के समस्त जनमानस को, इस पावन धरती को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लक्ष्य टीम को, रुदौली की टीम को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुख्य अतिथि जी से मिल करके कभी चर्चा होगी कि कैसे ही सभी कार्यक्रम रायबरेली में देने का अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। रुदौली अयोध्या की पावन धरती पर आपका स्वागत, वंदन और यहाँ उपस्थित समस्त जिलों की जो टीमें हमारे बीच उपस्थित आई हैं, मैं और हमारी महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी उत्थान समिति व लक्ष्य संगठन अयोध्या के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। इस वक्ताओं की श्रृंखला में मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित रायबरेली से जो चलकर आई हैं श्रीमती राधा लोधी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन में बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप और मां आवंती को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। परम आदरणीय राधा लोधी जी। धन्यवाद संचालक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको यहाँ बुलाया। साथियों, हम यहाँ कैसे पहुँचे उस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार हमारा लोधी समाज का जो ग्रुप है उसमें राम सिंह जी वो अयोध्या से कुछ भेजे थे, उसमें हमने टिप्पणी की थी अंधविश्वास के बारे में, तो थोड़ा सा हमने कुछ गहरा बोल दिया था, इसलिए इन्होंने पूरे ग्रुप में तहलका मच गया और सब लोग हमको फोन करने लगे और इतना मतलब डरे नहीं, लेकिन थोड़ा तो डर लगा भी है। इसलिए और जो हम वक्ताओं की श्रृंखला में मैं महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी उत्थान समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय राममिलन लोधी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए। महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लक्ष्य शैक्षिक गाइडेंस सेमिनार में आए हुए सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दें। आदरणीय राममिलन लोधी जी, अध्यक्ष महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी उत्थान समिति रुदौली। इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने और संवारने के लिए मैं पुनः इस टेंट के मालिक आदरणीय संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आदरणीय राममिलन लोधी जी। अपनी को सौभाग्यशाली समझते हुए एवं जातीय बंधु जो ये हम लोगों ने कार्यक्रम किया, लक्ष्य ये लोगों ने कार्यक्रम किया, हम सभी लोग आपको जागृत और संगठित करने का पूरा प्रयास करते हैं और वचन वादा करते हैं कि हम महारानी अवंती बाई के चरणों में तथा हमारे जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनके द्वारा हम लोगों को जो चीजें प्राप्त हुई, देखिए
हम लोग जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक मेरा वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। यदि हमको पढ़ना है तो मुझे पीछे देखना होगा, और जब पीछे देखेंगे हमारे पूर्वजों का इतिहास देखेंगे, जो कठिनाई, जो समस्याएं उन लोगों ने झेली है, उसका निराकरण करने के लिए हमको आगे का मार्गदर्शन तभी प्राप्त होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाइयों एवं बहनों तथा साथियों, हम एक टाइम खाना कम खाएंगे, एक काम कम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और ये कमेटी लक्ष्य और महारानी अवंतीबाई ये कटिबद्ध है कि यदि किसी प्रकार की समस्या बच्चे के पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में आती है तो वो साहस हम लोगों को अवगत कराए और सहयोग की अपेक्षा करें। हम लोग किसी के पीछे न घूम करके हम आगे चले, आगे बढ़े, और अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार संघर्ष करने से मिलता है। वो हम लोग पीछे हैं, पीछे क्यों हैं, इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। भाइयों, माता बहनों, माताएं वो कर्मभूमि है बच्चों के लिए, जो अच्छी शिक्षा दे सकती है बच्चों को। हम लोग बाहर इधर उधर व्यवस्था करते हैं, लेकिन व्यवस्था का संचालन घर में महिलाएं करती हैं। महिलाओं का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। साथ साथ बच्चे पढ़े, और बच्चे वो पढ़े, हम कहते हैं सभी बच्चा पढ़े। बच्चा वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दुलाएगा। तो हम कहते हैं अगर हम लोगों को अधिकार मांगना है तो हमको शिक्षित होना है। जय महाभारत, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी अवंतीबाई जी उत्थान समिति रुधौली के अध्यक्ष महोदय। बहुत कम समय लेते हुए आपने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, अपना विचार रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा, यदि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा आती है तो उसे दूर करने के लिए महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी उत्थान समिति व लक्ष्य संगठन अयोध्या उस बाधा को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। इनके इस उद्बोधन में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी उत्थान समिति। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उत्तर प्रदेश पुलिस में समाज से चयनित आदरणीय संतोष कुमार लोधी जी व अखिलेश कुमार लोधी जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच रघुनाथ लोधी जी व श्री रामचंद्र लोधी जी, जो कबीरापुर गांव से निवासी हैं, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकालते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वो चाहे जो भी कार्यक्रम हो समिति का, प्राय अपना कीमती समय निकालकर सारे कार्य छोड़कर समाज के चिंतन के लिए उपस्थित आते हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टरों की श्रृंखला में हमारे बीच डॉक्टर प्रवेश कुमार लोधी जी भी उपस्थित आए हैं, जो ग्राम इसरौलिया के निवासी हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी इस आवाज को, हम सब की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए साउंड सर्विस की सेवा देने वाले हमारे भाई आदरणीय बद्री प्रसाद लोधी जी का मैं पुनः
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से, लक्ष्य के सभी पदाधिकारियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच दरियाबाद से चलकर आए परम आदरणीय श्री राम अछेवर जी भी उपस्थित आए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए, कृपया वो मंच पर आए और कम शब्दों में अपनी बात रखते हुए मां अवंती के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय राम अछेवर लोधी जी। सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे भाइयों। बड़ी मायूसी इस पंडाल में आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हाँ, ये हुई कोई बात। साथियों, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह के इस अवसर पर लक्ष्य कैरियर शैक्षिक गाइडेंस सेमिनार में इस अवसर पर उपस्थित हमारे सबके शैक्षिक जगत के मसीहा, हर युवा दिल के धड़कन माननीय श्री अमरपाल सिंह जी लोधी और दूर दूर जनपदों से आए हुए हमारे समाज के प्रबुद्ध जन तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्तागण और इस पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति, युवा, महिला, पुरुष, मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मैं सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह अवसर लक्ष्य के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित इस समारोह में बोलने का है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ही बात करना सामयिक है। साथियों, शिक्षा के महत्व को जानने से पहले हमें अशिक्षा के द्वारा पनपी हुई अवस्थाओं पर चर्चा करना वाजिब है। समाज में हम वंचित रह गए, शोषित रह गए, पीड़ित रह गए, हमारा शोषण हुआ, हम शोषित बनकर रह गए, हम शासित बनकर रह गए, शासक नहीं बन गए। उसका कारण सिर्फ क्या था? अशिक्षा। हम अशिक्षित थे। राजतंत्र में हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। समाज की 50% महिलाएं हुआ करती हैं, तो 50% समाज वैसे ही वंचित रह गया। उसके बाद एक समय आता है शूद्र, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। बचा 5%, 7% समाज वही शिक्षित हुआ करता था, तो हमारा समाज शिक्षित नहीं था। इसलिए हम आज तक अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाए, समाज में अपना वांछित अधिकार नहीं ले पाए। अब जरूरत है शिक्षा की। जैसे अभी भाई साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज इस मंच के माध्यम से हमारे जितने प्रबुद्ध जन दहाड़ रहे हैं, उसका कारण सिर्फ शिक्षा ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान देने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही ऐसी वो चाबी है जिसके माध्यम से सब कुछ सुधारा जा सकता था। और उन्होंने नारा दिया था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, उस शेरनी के दूध के समान है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। साथियों, आज शिक्षित बनने की जरूरत है। सरकार हर तरह से कटिबद्ध है शिक्षा के लिए, और हमारा समाज भी कटिबद्ध है शिक्षा के लिए। जैसे हम भूल प्रशंसा करेंगे आज के हमारे इस युग के मसीहा हैं भाई अमरपाल सिंह जी, जो कि हर तरह से शिक्षा के लिए अपने समाज में एक अलग जगाए हुए हैं और सारी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा कर चुके हैं। साथियों, कहा गया है, जैसे अभी बताया गया कि बालकों की जिम्मेदारी है बालक अनुशासित हो, शिक्षा करें, शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसके साथ साथ हम माता पिता जो हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है कि माता बैरी पिता शत्रु इन बालों ने पढ़ता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य कोई था। उसी प्रकार वो बालक और बालिका समाज के मध्य शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार हंसों के मध्य में तो हुआ। अशिक्षित होने का ये अभिशाप है। तो हम अशिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका मतलब है कि अभी भाई साहब ने बताया था कि जिस समाज ने, कहने तात्पर्य है जो समाज अपना इतिहास भूल गया वो समझो मिट गया, वो समझो मर गया। तो वास्तव में इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों शिक्षित नहीं हो पाए। अशिक्षित रहने के लिए
लाख आप कोशिश कीजिए कि मैं शिक्षित हो जाऊं, लेकिन जो दो मान्यताएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, जब तक उनका हम परित्याग नहीं करेंगे, एक है अंधविश्वास, दूसरा है रूढ़वादिता। अंधविश्वास और रूढ़वादिता, ये जो ऐसे नर और नेल, यम और यमन हैं, जिनके चलते हम शैक्षिक उत्थान नहीं कर सकते। हम रूढ़वादिता का मतलब होता है अंधविश्वास के मतलब, पहले अंधविश्वास ऐसा विश्वास जिसको हम बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर पढ़े लिखे, जैसे कहा गया है तो पहले पढ़िए, जानिए, तब मानिए, लेकिन हम न पढ़ते हैं न जानते हैं, मान लेते हैं। इस मान लेने का नाम ही अंधविश्वास है। रूढ़वादिता वो चीज है कि जो हमारे बाबा ने किया वही हमारे पिताजी ने किया, जो हमारे पिताजी ने किया वही हम भी करेंगे, जो हम कर रहे हैं वही अपने बच्चों को बताएंगे। इसका नाम है रूढ़वादिता। लीक से हट करके कुछ करना पड़ेगा। हमारे पिताजी शिक्षा मतलब नहीं थी उनके पास शिक्षा, तो उन्होंने खेती की, लेकिन खेती से ज्यादा अगर मुझे आमदनी व्यापार में है, व्यवसाय में है, तो हम व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय से ज्यादा मान सम्मान और धन अगर नौकरी में है तो नौकरी करेंगे। हम लीक से हटकर काम करेंगे। इसका नाम है रूढ़वादिता, विमुक्त समाज। तो जब तक हम अंधविश्वास और रूढ़वादिता से नहीं अलग होंगे, तब तक पूरी तरह से अपने बालकों को शिक्षित नहीं बना पाएंगे। आखिर क्यों? इसलिए एक मैं छोटी सी पहेली तय करके, एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी कहानी में सारा तथ्य समाहित है कि रूढ़वादी क्यों बर्बाद होता है, और जो संज्ञान में लेता है, जो पढ़ता है, जानता है, तब मानता है, वो क्यों सफल होता है। एक गांव की छोटी सी कहानी है। एक पुरोहित, इनको हम लोग पंडित की संज्ञा देते हैं, एक पुरोहित का परिवार था, उसके बगल ही एक हम लोगों का परिवार, इसको आप यादव कह लीजिए या लोधी कह लीजिए, या ओबीसी एससी का इनका परिवार था। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों के लड़के कक्षा 10 में पढ़ रहे थे। कक्षा 10 में पढ़ने के बाद उन्होंने फॉर्म भरा पॉलिटेक्निक में, दोनों का नाम पॉलिटेक्निक में आ जाता है। तो वो पंडित जी का लड़का आकर कहता है घर में कि बाबू मेरा नाम पॉलिटेक्निक में आ गया है और गुरु जी ने कहा है कि 1,40,000 रुपये मुझे चाहिए। तो कहीं ठीक बेटा, व्यवस्था बनाई जाएगी। उधर हमारा बच्चा आता है, वो भी कहता है कि पप्पा मेरा नाम पॉलिटेक्निक में आ गया है और गुरु जी ने कहा है कि 1,40,000 रुपये पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा, व्यवस्था की जाएगी। और हमने 1,65,000 की 3 भैंसे बेच करके धन इकट्ठा किया था। मेरे पास धन था, मैं चाहता तो मेरा लड़का पॉलिटेक्निक कर लेता। लेकिन शाम को मेरे दोस्त सर खुजलाते हुए आते हैं, कहते क्यों भाई, क्या हाल चाल है? हमने कहा भाई ठीक है, अच्छी हाल चाल है, बढ़िया, ठीक ठाक से बढ़िया चल रहा है। तो कहेंगे यार तुम कितने गंदे इंसान हो, आज 5 वर्ष हो गए तुम्हारे पिताजी को मरे हुए और आज तक तुमने उनका जो है पिंडदान नहीं किया। कहें हाँ यार किया तो नहीं। हमने कहा किया तो नहीं भाई साहब, पिंडदान तो नहीं हो पाया। कहें तुम्हारे पिताजी नर्क भोग रहे हैं, नर्क में उल्टा टंगे हुए हैं, उनको यातनाएं मिल रही हैं, पिंडदान करवाइए और उनको जो है नर्क से फुर्सत दिलाइए। हमने कहा हाँ कोई रास्ता बताइए भैया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कुआर का महीना लगा हुआ है, बुलाइए पंडा को और सीट बुक करवाइए, जाइए गया कराइए। तो कहीं ठीक है। हमने कहा भाई बड़ी अच्छी बातचीत है। तो सुबह ही जो है पंडा बुलाया जाता है, टिकट बुक हो जाता है, हम चले जाते हैं गया करने। गया करने के बाद आते हैं, पुनः फिर हमारे दोस्त मेरे दरवाजे पर आते हैं, कहते हैं अब क्या सोचा आपने? तो हमने कहा भाई जो आप कहें वही हम करेंगे। तो फिर अब इसी समय पर आप जो है भंडारा करवा दीजिए, ब्रह्मभोज करवा दीजिए। और ब्रह्मभोज ऐसे नहीं होगा, ब्रह्मभोज के पहले जो है भागवत बैठेगी। भागवत बैठाने का प्रोग्राम हो गया और प्रोग्राम होने के बाद में जो कथावाचक था उसकी खोज शुरू हुई। तो हमने कहा कि भाई साहब आप ही तो कथा कहते, आप ही कह दीजिए। तो हमारे दोस्त ने कहा कि हम जानते थे कि आप यही कहेंगे, क्योंकि आपको पैसा तो देना नहीं है। हमने कहा नहीं भाई साहब, मैं आपके नुकसान के साथ ही नहीं, पैसा आपको भी देंगे। मतलब 75,000 रुपये पर बात तय हुई और सुबह हमारे घर पर भागवत बैठ गई। 8 दिन तक 9 दिन तक प्रोग्राम चला। मैंने दामाद को उनकी सेवा की और उसके बाद में 75,000 वो प्लस जो चढ़ावा चढ़ाता वो सब। एक प्रोग्राम फिर हो गया उनका 1 लाख रुपए का। दूसरा काम फिर हुआ, उनके लड़के के फीस की पैसा उनके पास हो गया। जाकर अपने लड़के का नाम हुए पॉलिटेक्निक में करवा देते हैं, उनका लड़का इंजीनियर बन जाता है। और हमारा लड़का फिर 5-7 दिन बाद भागवत के बाद लौट कर आते हैं, कहते अब क्या सोचा आपने? यार आपने लड़के का एडमिशन तो नहीं करवाया। तो हमने कहा क्या करें भाई साहब, जो पैसा था वो तो पिताजी को तारने में लग गया, अब पैसा हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से जो है शिक्षा ग्रहण करवा दें। तो उन्होंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ भैंसे वैसे खरीद लीजिए। तो फिर उन्होंने सलाह दिया कि भैंसे पैसे आप नहीं खरीद सकते हैं, हमारे पास 5 गायें बांधी हैं जो दान में मिलती हैं, इनको ले जाइए और
आधा हमको दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं है। उनका लड़का उन पांचों को लेकर जाता है, डंडा पकड़कर गाय चलाने लगता है, और जो बुद्धिमान थे जिनके पास शिक्षा थी उनका लड़का इंजीनियर बन जाता है। साथियों, रूढ़िवादिता का ये असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भांति भांति से जिस तरह हमको बेवकूफ बनाया गया है, अगर पीपल का पेड़ पूजवाने की बात हुई, हमने पीपल पूज लिया, बरगद का पेड़ पूजवाने की बात हुई, हम बरगद पूज गए, अगर बबुल का पेड़ भी पूजवाया गया हमने पूज लिया, अगर मिट्टी का थोड़ा महादेवन अगर पूजवाया हमने पूज लिया, तो इस शिक्षा की तरफ हम ध्यान नहीं दीजिए। हटिए इन रूढ़िवादियों से, कुछ नहीं होने वाला है ये सब कहने के लिए, होने वाला उससे क्योंकि भाई अमरपाल जी बताने वाले हैं। अभी अगर आप उनके रास्ते में चलेंगे तो हमारे लगे डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, और अगर नहीं चलेंगे तो हम भगवान बनाएंगे, देवता बनाएंगे, चुड़ैल बनाएंगे, प्रेत बनाएंगे, बाबा बनाएंगे, लेकिन हम इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। तो इस मंच से मैं ऐलान करता हूं कि साथियों, इन रूढ़िवादियों को छोड़िए, तभी हमारे समाज का उत्थान है, उसके पहले उत्थान नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन की बात मत करें, व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे तो सत्ता स्वतः ही आ जाएगी। तो उसी प्रकार इस जो सामूहिक हमारे समाज की व्यवस्था है, इससे अलग रहकर अपने शिक्षकों, अपने बालकों को शिक्षा दिलाएंगे तो शासन में हकदारी, शिक्षा में हकदारी, और नौकरी में हकदारी, व्यवसाय में हकदारी सब हमको मिलने वाली है। इसलिए सारी बातों के बाद कहा सुना माफ, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अपनी बात बताया हूं। जो हमने बुरा कहा हो उसके लिए क्षमा दीजिएगा। जय जय, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम अक्षयवर लोधी जी। अपनी इस छोटी सी कहानी में एक सारगर्भित तथ्य को प्रकट करते हुए आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी, किस तरह से आप इंजीनियर बन सकते हैं, आपने पाखंडवाद को खत्म करते हुए बहुत ही सही निशाना पाखंडवाद पर साधते हुए बहुत ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय राम अक्षयवर जी का। हमारे बीच प्रोफेसर राम कुमार वर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो आईएएस की कोचिंग चलती है दृष्टि कोचिंग के नाम से, उसमें आप प्रोफेसर हैं। वो हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से समिति के सभी पदाधिकारियों की तरफ से और संगठन के सभी पदाधिकारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से आप सभी उनका वो अभिवादन करें। हमारे बीच श्री प्रोफेसर कर्मजीत लोधी जी जो भी अमेठी से चलकर आए हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करें और हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्री राम किशोर लोधी जी, संयुक्त सचिव विधानसभा सचिवालय, हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक उपस्थित आए हैं। मैं इन वक्ताओं की श्रृंखला में थोड़ा सा परिवर्तन। आदरणीय राम किशोर लोधी जी, संयुक्त सचिव विधानसभा लखनऊ सचिवालय। इससे पहले मैं अपने सभी लक्ष्य के स्वयंसेवकों से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रतियोगी बच्चे हैं उनको आगे बैठा दें, ताकि जो पीछे लोग हमारे खड़े हुए हैं वो उनको जगह मिल जाए बैठने के लिए। सभी मेरे बच्चों से मेरा अनुरोध है, जो प्रतियोगी बच्चे थे वो कृपया आगे आके बैठ जाएं, सीट खाली कर दें। उनके श्रेष्ठ जन खड़े हुए हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप सभी से अनुरोध है कि वो आगे आके बैठ जाएं। आदरणीय श्री राम किशोर लोधी जी। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, लक्ष्य के पदाधिकारी एवं इस अद्वितीय कार्यक्रम के व्यवस्थापक, संचालक
एवं उपस्थित हमारे देश के कर्णधार छोटे छोटे बच्चे और उनके गार्जियन जो उपस्थित हैं, उनके साथ हमारे जो मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी आदरणीय श्री अमरपाल सिंह लोधी, मैं उन सब का जो हमारे उद्बोधन से छूट रहे हों, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम एवं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस संचालक के जो संचालक महोदय हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सभी को ये जान करके अत्यंत प्रसन्नता और खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके शिक्षण के कार्यक्रम में उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ये आयोजन किए जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा योगदान हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे समाज के जो सचेतक हुए हैं, या हमारे जो वर्तमान में जो जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति हैं, उनका बड़ा योगदान है। हम किसी न किसी रूप में या जाने अनजाने में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सचेत रहते हैं। ये हमारा दायित्व ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी अच्छी शिक्षा के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। हम समाज में देखते हैं कि दूसरे लोगों के जो अन्य बच्चे हैं, जो हमारे से सुदृढ़ परिवारों के हैं, हम अपने आप को एक मध्यम वर्गीय, एक छोटे परिवार के अगर सदस्य को मानते हैं, तो हम समाज में देखते हैं कि हमारे उच्च समाज के जो लोग हैं, जो बड़े हुए समाज के लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्रतिभा अधिक है, उनमें विद्वता अधिक है, उनमें ज्ञान का भंडार अधिक है, ऐसी कुछ बात नहीं है। ज्ञान का भंडार अगर उच्च श्रेणी के लोगों के पास होता, तो उनके सभी बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पे होते, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे होते, ऊंची ऊंची नौकरियों पे होते। लेकिन ये ऊपर वाले ने बनाया, वो सबके साथ समान अधिकार दिया है। उस अधिकार का प्रयोग, उस अधिकार की जानकारी, उस अधिकार के कई लोगों से ऐसे मिले हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले। उनके विचारों से हम अनभिज्ञ थे, आज उनसे विचारों से जान रहे हैं। ऐसा अवसर ये इसलिए उपलब्ध कराया जाता है कि हम अपने जो गलतियां हैं उनको दूर करें, और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए जो अवसर हैं, उनके लिए हम मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी जब बहता है तो बहता चला जाता है, लेकिन अगर डैम बना करके उसी पानी का सदुपयोग सिंचाई में और पेयजल के रूप में किया जाता है, तो वही पानी अमृत बन जाता है। ऐसी बच्चों की जो ये उम्र है, इसमें से हम देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि इस नदी के बहते हुए पानी की तरह जो बच्चों की शिक्षा है, उसमें एक डैम के रूप में काम कर रहे हैं, और इस डैम को, इस बच्चों की शिक्षा को एक डायनेमिक स्तर पर ले जाकर के उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करें। हमारे समाज में जो कुरीतियां, जो हमारे समाज में अशिक्षा, जो हमारे समाज में जो दुर्गुण और जो बहुत से ऐसे व्याप्त हैं, जिनके हम छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके इतने लती हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि उनको छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई जोश नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को हम लोग प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे आइटम बम होता है, आइटम बम को अगर किसी पानी में, किसी जुटे हुए खेत में पटक दो, तो उसमें कोई भी स्फोट नहीं होता है। जब तक उसमें एक कठोर उसमें पत्थर पे नहीं पत्थर के गिराया नहीं जाएगा, तब तक उसमें विस्फोट नहीं हुआ। हमारा समाज, हमारी जोधी जाति, हमारे राजपूत, हमारा ये वर्ग, हमारा ये समाज, हमारे जो इतनी ऊर्जा अंदर व्याप्त है, इतनी खड़ी हुई है, हम उसको जब तक
ठोकर लगा कर उसका विस्फोट नहीं करेंगे तो हमारी ऊर्जा, हमारा जो ज्ञान, हमारे अंदर की जो शक्ति वो हमारे समाज में नहीं फैलेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को इतना जो है कूटा जाए और इतना ठोका जाए कि उसके अंदर की ऊर्जा निकले और हमारे बच्चों में फैले, हमारे माताओं में फैले, हमारे जो भाई बंधु हैं उनमें फैले और हमारा जो समाज विकसित हो। इस चीज को हमने अपने अंदर जो बैठाए रखा है, मन बनाए रखा है कि हम लोग बहुत दबे हैं, उछले हैं, ये हमारी कमजोरी न बन जाए। इसलिए हम इस मानसिकता से बाहर निकलें और जो हमारे समाज में लोग आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके हम साथ लगे, उनके हम हौसला अफजाई करें और उनके हम उत्साह का वर्धन करें। इसलिए हम छोटे बच्चों से ये अपील करते हैं, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ये अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत करें और उनके गार्जियन से हम अपेक्षा करते हैं कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग उत्सुक हैं सुनने के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को, उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि आप उनका आशीर्वाद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशोर लोधी जी, जो संयुक्त सचिव विधानसभा सचिवालय से हैं। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बच्चों की शिक्षा पे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिवचन आपका। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बीच जो भी मातृशक्तियाँ, पिता तुल बुजुर्ग, भाई, नौजवान और बच्चों जो भी उपस्थित आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप द्वारा दिए गए अभिवचनों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में साकार करेंगे और साकार करें ताकि हमारा जीवन उच्च स्तर का हो, अच्छे सन्मार्ग पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। आप सभी को जिसे सुनने के लिए बहुत ही बेताब है, उससे पहले हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है। कुमारी वंदना लोधी, मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना संदेश जो भी है उसके मन में यहाँ उपस्थित सभी के बीच रखे। कुमारी वंदना लोधी। इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में विशेष सहयोग और इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमारे बड़े भाई श्री जयराम लोधी जी, जिनके द्वारा अपने ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर बांधकर गांव-गांव में प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया है। मैं उनका समिति और संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कुमारी वंदना आ चुकी है। आप सभी लोग उनके उद्बोधन को सुनो। आज वीरांगना अवंती बाई लोधी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर उपस्थित आए हुए मुख्य अतिथि एवं सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है आप सभी के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। लोगों के साथ ऐसा अक्सर ही होता है। हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, फिर बड़े उत्साह के साथ मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा उत्साह ठंडा होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कभी कभी तो सामने कठिनाइयों को देख के हम मंजिल की ओर
बढ़ने और उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रेरित करे। बस इन्हीं उद्देश्यों में मैंने कुछ कविताएं पेश की हैं। कविता का नाम है मंजिल की ओर। सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। जिसे प्यास हो मंजिल की, उसे उसकी जुबां पे बहाना नहीं देखा। यूं ही काट के जिंदगी तो रोज मरते हैं लाखों, बदल दे परिभाषा जो जिंदगी की, कमजोर दिलों में वो इरादा नहीं देखा। मंजिल अब दूर नहीं है, रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है। ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल करती दिल की धड़कन यही शोर है। चाहे गरजे बादल या बिजली चमके, आंधियां हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है। चलते चलते पैर थक जाए चाहे, या पथरीले रास्तों में बाधा कोई डाले, घने अंधियारे के बाद आती है एक घोर है। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है। लक्ष्य की चाहत, हाथों में कमाल तो कागज के फूल भी महकते हैं। मन में शबाब तो गर्दिश में तारे भी चमकते हैं। बाहर में उड़ने की आशा लिए पतझड़ में पंछी भी चहकते हैं। मन में लगी संघर्ष की चिंगारी है तो जज्बात बन के शोले भी दहकते हैं। फिर तो क्यों डरता है देखने से वो सपने, बड़े लक्ष्य की चाहत हो तो जनाब सच होकर सपने भी अपने गले लगते हैं। मंजिल मिल जाएगी, चलते चलते रास्ते भी मिल जाएंगे, हंसते हंसते सफर भी कट जाएंगे। बैठे क्यों किसी के इंतजार में, सफर अभी शुरू करके तो देखो, मिलते मिलते एक दिन सारे लक्ष्य भी मिल जाएंगे। कदमों के तार से पर्वत भी हिल जाएंगे, कांटों से गुजरोगे तो फूल भी खिल जाएंगे। छिपे क्यों हो चुनौतियों के डर से, एक बार चुनौतियों से लड़ के तो देखो, लड़ते लड़ते एक दिन सारे मुकाम भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना लोधी जी के लिए। हमारे एडवोकेट साहब विष्णुपाल लोधी जी की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। बेटी इसको लेते जाओ। कांटों से गुजरोगे तो फूल खिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर उद्बोधन इस छोटी सी बच्ची का। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनके हौसला अफजाई करें। हमारे बीच दृष्टि IAS कोचिंग के प्रोफेसर आदरणीय राम कुमार वर्मा जी, जो लखनऊ से चलकर हमारे बीच आए हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो डैश पर आए और बच्चों को शिक्षा से संबंधित अपने ज्ञान के भंडार से कुछ बताएं और साथ ही मां अवंती को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें। आदरणीय राम कुमार लोधी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। उपस्थित सभी सम्मानित GS श्रेष्ठ स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्तियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है।
अस्तो मां सत्य में तमसो मां ज्योतिर्गमय। ऋग्वेद के इस कथन को चरितार्थ करने का कार्य हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राम अमरपाल सिंह जी ने किया। शिक्षा के इस महान प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य जो लक्ष्य कैरियर शैक्षिक गाइडेंस सेमिनार के माध्यम से हो रहा है, इसके सभी आयोजक, मुख्य अतिथि और इस सेमिनार में आए हुए सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद हम बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर लक्ष्य ने जो कार्यक्रम किया है वह आने वाले समय में केवल समाज के बीच ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत ही गौरवमयी सिद्ध होगा। हमें यह आशा है, विश्वास भी है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, इधर भी बड़ी संख्या सबकी दिख रही है, माताएं बहनें जो दिख रही हैं, बुजुर्गों बुद्धिजीवियों, सभी की जो यह संख्या दर्शा रही है कि अलख जग चुकी है। अब निश्चित तौर पर केवल समाज ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। शिक्षा, अभी हमने सुना कई लोगों ने नाम लिया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बेसिकली ये बात कही थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर जिस समाज से निकल कर आए थे, वहां से उनके स्थान पर पहुंचना असंभव था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जैसे संविधान का निर्माण कर दिया, पूरी दुनिया वैसे संविधान का निर्माण नहीं कर पाई थी। इसका मतलब यह है, व्यक्ति में अगर अगर चाह हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यह बात पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा करता था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। बस चाह की जरूरत है, जहां चाह है वहीं राह है। अगर आप प्रयास करते, सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम आप सभी से यह अपील करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा के लिए जैसे भी व्यवस्था हो सके आर्थिक संसाधन जुटाएं। और हम मानते हैं और जानते हैं, हम सभी के पास आर्थिक संसाधन होते हैं, बशर्ते हम आर्थिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल ना करें। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं, अगर उसका सदुपयोग करें, सही कार्यों में लगाएं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। लक्ष्य गाइडेंस भी, लक्ष्य परिवार भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आपको तैयार हो। यदि आप तैयार हैं तो लक्ष्य परिवार आपको जहां आप चाहेंगे वहां पहुंचा सकता है और पहुंचाने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या देख करके बहुत खुशी होती है
कि लक्ष्य परिवार ने जो जागरूकता के इस कार्यक्रम को शुरू किया है वह निश्चित तौर पर एक अच्छे मुकाम पर जाएगा। दूसरी एक सलाह भी मेरी है कि हमें किसी समाज से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, सहयोग और समन्वय आवश्यक है। जो आपसे आगे हो गए हैं उनसे सीखिए, उनसे सहयोग संभव है तो लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। समन्वय बना के चलेंगे तो समाज का भी विकास होगा, देश का विकास होगा, सबका विकास होगा और सबका सहयोग भी मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। जो हमारे बच्चे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, आप सभी खूब मन लगा के पढ़ो, अवसर बहुत है, बस अवसर का उपयोग करने वाला चाहिए। आप अगर हाई स्कूल पास कर लेते हैं, इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, तो भी अवसर ओपन होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। इंटरमीडिएट के बाद भी आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, आप मेडिकल की तरफ जा सकते हो, आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हो। उसके आगे ग्रेजुएशन आप करते हो तो फिर और ये अवसर खुलते हैं। आप आईएएस बन सकते हो, आप बीसीएस बन सकते हो, आप एकेडमिक सेक्शन में और आगे जा सकते हो, एमएससी करके, एमए करके, पीएचडी करके, नेट करके प्रोफेसर बन सकते हो। यानी हर स्टेज पर, हर स्तर पर अवसर खुलते हैं। बस जो आपसे आगे जा चुके हैं उनसे प्रेरणा लीजिए, सहयोग लीजिए, लक्ष्य परिवार से सहयोग लीजिए। आप निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने पहली लाइन बोली, उसी के अनुसार प्रकाश की तरफ जरूर जाएंगे। अगर कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है, मैं गाइडेंस दूंगा। माननीय मुख्य अतिथि जी हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे। और भी ऐसे ना जाने कितने लोग हैं गाइडेंस देने के लिए। करमजीत लोधी जी हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। अपने लोगों से सहयोग लीजिए, संकोच नहीं है, संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच भी कई बार हमें पीछे कर देती है। कहीं भी आपको लगता है कि हमें सहयोग लेने की जरूरत है तो अवश्य सहयोग लीजिए। और एक और बात इसी में मैं जोड़ूंगा कि जो आपकी प्रगति में बाधक हो उन सबको छोड़ दीजिए। हमारे समाज में कुरीतियां बहुत हैं, उन कुरीतियों से दूर जाइए। मैं नहीं कहता आप नास्तिक हो जाएं, लेकिन अगर व्यर्थ के कोई अंधविश्वास जैसी चीजों में आप लिप्त हो जाते हैं, उसमें पैसा वेस्ट करते हैं, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। आस्तिक होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, उनसे हमें प्रेरणा, सहयोग मिलता है, आत्मबल मिलता है। लेकिन अंधविश्वास में फंसना बिल्कुल ठीक नहीं है। आस्था और अंधविश्वास जो अलग अलग चीजें हैं, उसमें अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, खूब मन लगा के पढ़िए। और हम ये वचन लेना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं, जो बच्चे आए हैं, वो सब वचन देंगे कि हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे और हर स्टेज पर सलाह लेंगे। क्या बच्चे आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? इधर से आवाज नहीं आ रही है। माताओं बहनों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो भी वचन देकर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और जहां भी जरूरत होगी, लक्ष्य परिवार आपके साथ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी वक्ता हैं। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
जय हिंद, जय भारत, जय लोक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। आप देसी कोचिंग IAS के प्रोफेसर हैं। अभी सर ने आप सभी से कहा है IAS PCS बनने के लिए जहां भी उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको मार्गदर्शित करेंगे, आपका मार्गदर्शन देंगे। मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब का अपनी ओर से और लक्ष्य संगठन अयोध्या व महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी उत्थान समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जिनको सुनने की बहुत देर से लालसा है, आप सभी जिसके प्रतीक्षा में बैठे हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे कुल के नभ पर दीप्तमान नक्षत्र आदरणीय मार्गदर्शक हमारे कुल श्रेष्ठ आदरणीय सर अमरपाल सिंह लोधी जी IRS ज्वाइंट कमिश्नर उत्तर भारत सरकार, मैं उनसे विनम्र अनुरोध के साथ आग्रह करता हूं कृपया वो मंच पर आए और अपने आशीर्वचन स्वरूप बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए मां अवंती के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय सर श्री अमरपाल सिंह। मेरा नाम अमरपाल सिंह लोधी है और मैं यहाँ दिल्ली में IRS अधिकारी हूँ। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, माता की, माता की, माता की, माता की, अवंती अमर रहे, अवंती अमर रहे, अवंती अमर रहे, अवंती अमर रहे, भारत माता की। तुम लगे समाज जगाने जिसका इंतजार था हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें हमारी है, उन्हें चिंता नहीं हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे अमरपाल के पौधे उगाए हैं, अनाथ बेरोजगारों के घर ज्ञान के पौधे उगाए हैं। फसल कोई ना छोटी तुमने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों ही कुशल संचालन करने वाले संचालक महोदय, आज लगातार तीसरी बार हर वर्ष की भांति हम लोग 20 मार्च कल है, आज एक दिन पहले 19 मार्च को रुधौली की पावन भूमि पर पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे रुधौली क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण अंचलों से सभी समाज के
सम्मानित महानुभाव, माताएं, प्यारे प्यारे बच्चे अपना पूरे दिन का काम छोड़कर आज यहाँ आए हैं और साथ ही साथ अयोध्या जिले के अलावा बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया जैसे दूर दराज के जिलों से भी यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अयोध्या वाले ताली बजा करके इन लोगों का स्वागत करें जो दूसरे जिलों से आपके बीच में आए हैं। या 2-3 लोग बिहार से भी आए हैं। आज के इस लक्ष्य शैक्षिक कार्यक्रम और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे मध्य स्थित इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, मुझसे पूर्व के सभी वक्ता, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध एवं सम्मानित हमारे अग्रज वरिष्ठ, सभी श्रद्धेय महानुभाव, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस रुधौली की पावन भूमि पर कार्य करने वाली अवंतीबाई लोधी उत्थान समिति और लक्ष्य अयोध्या की टीमों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन लोगों ने कठिन परिश्रम, अथक मेहनत करते हुए इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे वीरांगना रानी अवंतीबाई उत्थान समिति की ओर से हमारे प्रबंधक श्री राम केवल लोधी जी, श्री राम मिलन लोधी जी, समिति के अध्यक्ष श्री राम कैलाश लोधी जी बधाई के पात्र हैं। कल हमारे समाज के इतिहास का बहुत गौरवशाली दिन है। भारत, जिस आजाद भारत में आज हम लोग हैं, ये आजाद भारत हमेशा आजाद नहीं था। ये 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन इस आजादी की लड़ाई बहुत पहले शुरू हुई थी और हम लोग उस गौरवशाली समाज से वास्ता रखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ 1842 में जो पहली क्रांति, पहला आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी था राजा हृदय शाह लोधी। ये जो आप मूंछों में एक राजा का चित्र देख रहे हैं तलवार लिए, ये 1842 की बुंदेला क्रांति का नायक था राजा हृदय शाह लोधी, जिसे अंग्रेज नर्मदा टाइगर कहा करते थे। उसके 10 करीब 15 साल बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली भी अगर सबसे पहली कोई वीरांगना थी पूरे भारतवर्ष में, तो आप ही के समाज से थी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। और कल 20 मार्च को उन्हीं वीरांगना का बलिदान दिवस है, जिसे केवल हम लोग नहीं, पूरा राष्ट्र समूचे गौरव और स्वाभिमान के साथ मनाता है। हम लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के जो बलिदान दिवस है, इसको एक नया स्वरूप दिया कि रानी ने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए क्यों समर्पित किया, ताकि हम अंग्रेजों से आजाद हो सकें। और अगर आजाद होंगे तो हमें पढ़ने, लिखने, व्यापार करने, नौकरी करने, राजनीति करने के अधिकार मिलेंगे। तो ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही महापुरुषों के कारण आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने केवल इसे बलिदान दिवस तक सीमित नहीं रखा। हमने कहा कि जो हमारे महापुरुष चाहते थे, उनके सपनों को साकार करने का कार्यक्रम रखेंगे, ताकि हमारे ये नौनिहाल बच्चे हैं भविष्य में इसी तरह बन सके। हमारे समाज के गौरव परम पूज्य स्वामी शान के साथ लहराते हैं। उस तिरंगे को लखनऊ के झंडे वाला पार्क में लहरा करके अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया था, जिसे हम लोग झंडा आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो हमारा ये समाज गौरवशाली अतीत, गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, हम वो नहीं है जो हम हुआ करते थे।
हमारे राजा, हमारे महापुरुष, एक से एक बड़े क्रांतिकारी, एक से एक योगी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वर्तमान में हमारे समाज की स्थिति उस स्तर की नहीं है जैसे हमारे पूर्वज थे। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि जो हमारा अतीत था, स्वर्णिम अतीत, गौरवशाली अतीत, हम फिर से उसको स्टैब्लिश करेंगे, हम फिर से उसको बनाएंगे। का कार्य लक्ष्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। आप लोग सुबह, मुझे लगता है 10, साढ़े 9 बजे का समय था, 10 बजे आप लोग आ गए थे और बहुत सारे लोग 10 बजे से यहाँ बैठे होंगे। बैठे बैठे थक जाते हैं और जब 10-15 लोग बोल चुके होते हैं, सुनने वाला थक जाता है कि अब मैं क्या करूंगा सुन। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, सभी लोग थोड़ा हाथ भी बना लें 30 सेकंड का। और मैं चाहता हूं कि सब लोगों ने जब हाथ ऊपर कर ही लिए हैं तो भाई ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग आराम से अपने स्थान पर बैठ जाइए और सभी लोग जहां खड़े हैं, जो आपका स्थान है, जो जगह है, वहां बैठ जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों करवाया। अच्छा ये बताइए कितने लोगों के इस समय गेहूं की फसल है? गेहूं सबके 1 महीने बाद गेहूं की कटाई होगी। तो गेहूं काटने के बाद गेहूं को थ्रेशर से हम लोग अनाज निकालते हैं, भूसा एक तरफ, गेहूं एक तरफ। उस गेहूं को हम भरते हैं बोरे में। किसमें? बोरे में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बोरा भर जाता है और थोड़े से गेहूं बच जाते हैं, उसमें आते नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि एक आदमी इधर खड़ा होता है, एक उधर खड़ा होता है, उस बोरे के कान पकड़ता है, थोड़ा सा हिलाता है ऐसे, और फिर उसमें जगह हो जाती है, फिर उसमें गेहूं डालता है। तो मैंने वही किया। ये बोरा भर गया था तो मैंने थोड़ा सा हिला के जगह बना ली ताकि जो बात मैं कहने जाऊं वो आप ग्रहण कर पाए। चलिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए केवल 2 बातें करेंगे। एक कि समाज का उत्थान शिक्षा से होता है, ये आप सब जानते हैं। अगर हम कमिश्नर हैं या हमसे पहले कोई व्यक्ति यहाँ आकर के अपनी बात कह के गया है, किसी न किसी पद पे काम कर रहा है, तो वो शिक्षा के कारण है। तो ये बात एक छोटा सा बच्चा भी जानता है और गांव में रहने वाला किसान भी जानता है। हमारा उद्देश्य है कि ये शिक्षा आप कैसे हासिल करें, उसका रास्ता आपको बताएं और उसमें आपकी जो मदद हो सकती है, जो आपका सहयोग हो सकता है, वो किस तरीके से हम लोग कर पाए, ये बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा समाज की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि ताकि आप समझ पाए कि हमारे समाज की बुनियादी समस्याएं क्या है। मुझे एक सज्जन यहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक गांव है, उस गांव में पिछले 70 सालों से लगातार, और हो सकता है उससे पहले भी, रामलीला भी होती है, भागवत भी होती है, लेकिन उस गांव से किसी व्यक्ति ने आज तक ग्रेजुएशन नहीं की। तो आप देखिए, आईएएस और पीसीएस बनने के लिए मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन। और आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे गांव हैं कि उस पूरे गांव से कोई बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर पाया है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम 70 साल से जिस भगवान के पीछे भाग रहे हैं, वो भगवान भी हमारा भला नहीं कर सकता जब तक हम पढ़ाई और शिक्षा पूरी ना करें।
और अगर भगवान हमारा भला कर देता तो उस गांव के अंदर जो 70 साल से ऐसे काम कर रहे हैं, 4-6-10 तो अधिकारी, 4-6-10 तो टीचर, 4-6-10 तो डॉक्टर, 2-4 तो इंजीनियर होते, लेकिन अभी तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर हमारी पुरानी पीढ़ी ने काम किया है, उस रास्ते को बदलने का समय आ गया है। पिछले बार के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर चर्चा की थी, और फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की मूल समस्या है सामाजिक कुरीतियां। अगर कुरीतियां खत्म नहीं करेंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए धन नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या पैसे की है कि बच्चे को दिल्ली कैसे भेजें, बच्चे को इलाहाबाद कैसे भेजें, बच्चे को कोटा में आईआईटी की तैयारी कैसे करवाएं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कोचिंग नहीं करवा सकते, बच्चों को शहर में नहीं रख सकते। और सवाल फिर यही उठता है कि ये जो पैसा है क्या हम कहीं बर्बाद करते हैं। मैं आपको उसका एनालिसिस बताऊंगा कि कितना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। और कई बार आपको लगता है कि मैं जैसे आके आपका उद्धार कर दूंगा, नहीं कर सकता। मैं आज आया हूं 1 साल बाद, फिर अगले साल आऊंगा, लेकिन बाकी जो 364 दिन है वो आपको काम करना है। एक दिन से न समाज बदलता है न बच्चा पढ़ पाता है। 365 दिन जो आपको बाकी बचे हुए उसमें आपको काम करना होगा। सबसे पहले आप समझिए आपके समाज की इनकम या कमाई कहां से होती है। आप में से 90% या मुझे लगता है 95% लोग किसान होंगे। 95% किसान होंगे, खेती करते होंगे। हो सकता है आपके बीच में से 2% लोग होंगे जो नौकरी करते होंगे, और 1-8% होंगे जिनका व्यापार होगा। 1-8% राजनीति में होंगे। कुल मिलाकर के 95% लोग या तो खेती करते होंगे या मजदूरी करते होंगे। जो व्यक्ति खेती या मजदूरी करता है उसकी आमदनी फिक्स है। अभी आपने देखा मौसम खराब हो रहा है, हमारी गेहूं की फसल तैयार है। अगर गलती से ओले पड़ गए या गलती से ज्यादा बारिश हो गई तो जो कमाई हमें 5 महीने में होनी थी, हो सकता वो भी ना हो। यानी हमारी आय के साधन सीमित हैं। हमें पता है कि 10 कुंटल गेहूं हमारे हो सकते हैं, यही 4 महीने हमारे काम आएंगे, चाहे दवाई में, चाहे पढ़ाई में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे दावत में, या चाहे कोई घर में दीवार बनाने में। अब आप सोचिए, जब आपकी कमाई सीमित है तो आपके खर्चे असीमित नहीं होने चाहिए। अब हम लोगों के खर्चे देखिए, कमाई तो केवल मजदूरी या खेती से है। खर्चे, सबसे बड़ा खर्चा है हमारे समाज का शाम वाला। शाम का खर्चा जानते हो आप लोग? दारू, शराब। आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे समाज में मुश्किल से 4-6% लोग शराब पीते थे। आज ये संख्या बढ़कर के प्रत्येक गांव में 50%, 60% तक पहुंच गई है। यानी आधे गांव के 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। तो आप देखिए, आपकी इनकम सीमित थी खेती से, लेकिन आपने दिन भर में खेत में कमाए 50 रुपए, शाम को 80 रुपए की शराब पी, बर्बादी होगी। दूसरा खर्चा आप देखिए, हमारे समाज में इतनी ज्यादा कुरीतियां और विकार है कि बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं और सट्टा लगाते हैं। बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं या सट्टा लगाते हैं। अब आप देखिए, सट्टे में आपने आज 1000 रुपए लगाए इस उम्मीद से कि कल को हमें 80,000 मिल सकते हैं, और अगर आपका नहीं आया तो 1000 दे। एक किसान और मजदूर आदमी को पूछना कि 1000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना 1 रात का काम है, 1 सेकंड का काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शराब में, जुए में और सट्टे में अपनी सीमित कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। और जब तक आप इसको नहीं रोकोगे, भाई मेरे पास कोई मंत्र थोड़ा नहीं है कि मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। अगर आपको बच्चे को तैयारी करवानी है IAS की तो फीस देनी पड़ेगी।
दिल्ली रखना पड़ेगा, तो दिल्ली रखने का, पढ़ाने का, खिलाने का खर्चा देना पड़ेगा। और अगर आपने जुआ में, शराब में, सट्टे में पैसा खर्च कर दिया तो आपके पास इलाहाबाद या लखनऊ में बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होगी। और कहां खर्च कर रहे हैं हम लोगों के सबसे ज्यादा खर्चे अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंडों में। हमारे समाज का कोई बच्चा अगर अयोध्या जिले में 12वीं की परीक्षा टॉप करता है, पहली रैंक ले आए, ये लाखों की संख्या का समाज उस बच्चे को आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा भेजने को 5 लाख इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन उसी समाज का एक गांव 5 लाख की भागवत बैठाने को तैयार है। किसी भी गांव में ये तो आदत में आ गई है, कैसे छूटेगी होता है। पुराने लोगों ने जो गलतियां की हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई आपके बच्चे ना बिगड़े, कम से कम इतना तो कर सकते हो। आपकी आने वाली पीढ़ी जो है नशे का शिकार ना हो, इतनी तो व्यवस्थाएं आप कर सकते हो। और जिस दिन आपने ये कर लिया, आपका समाज बदल जाएगा। धार्मिक होने